हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर इस वाले यूनिट के बारे में पढ़ के रखा है। उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करके रखे हैं। काफ़ी बेसिक यूनिट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम लोग ऐसे यूनिट की तरफ चलेंगे जो कि सारी केमिस्ट्री में हमें हेल्प करता है, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या इवन कभी कभी फिजिकल में भी हेल्प कर देता है। एंड इस यूनिट का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। राइट, कई सारे बुक में इसे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ऐसी भी हेडिंग आप लोगों को मिलती है। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या है, उनके टाइप्स क्या है, मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग जो होती है एटम्स के बीच में तो वो किस तरीके से बनती है, किस थेरीज को फॉलो करके बनती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे इन्वॉल्व होता है एंड इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग करेंगे इस यूनिट के अंदर। एंड इस यूनिट को स्टार्ट करते समय हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बॉन्ड। तो सर जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड तो भैया हॉलीवुड का हीरो है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग किसी मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए। कोई भी एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल चलो NaCl की अगर बात करें या H2O की अगर बात करें तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं। कौन से टाइप के होंगे पता नहीं, पढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो इसका एक्चुअल काम क्या है, तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल में इन दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है बाय मीन्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, बराबर है। उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है फिर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स विच होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो बॉन्ड क्या है ये क्लियर हो रहा है। आप लोगों ने शायद कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड ऐसे नाम सुने होंगे। ये सारे आप लोगों को इस यूनिट में मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर एटम्स के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है, तो हम लोग हेडिंग बना सकते हैं दैट इज कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। इसमें सबसे पहला जो रीज़न हम लोग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि टेंडेंसी टू अक्वायर स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू अक्वायर स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग अगर नेचर के रूल की बात करते हैं तो जितने भी मटेरियल, सब्सटेंस, ऑर्गेनिजम्स इस नेचर में प्रेजेंट है उन सब में एक टेंडेंसी होती है, वो स्टेबल रहना पसंद करते हैं। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो स्टेबल रहना पसंद करते हैं। तो स्टेबल रहना मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंटेंट। इसका मतलब क्या कि किसी सिस्टम में अगर एनर्जी कम है तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल सिस्टम हो जाएगी। तो एटम्स जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि बॉन्ड्स बनाने के बाद उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आती होगी। जी हाँ, जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, उनमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है एंड वो क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाकर स्टेबल होना पसंद करते हैं। तो पहला जो रीज़न हम लोग दे सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का वो ये कि टेंडेंसी टू अक्वायर द स्टेबिलिटी। एंड अगर हम लोग दूसरे रीज़न की बात करते हैं तो इसमें दूसरा रीज़न हम लोग दे सकते हैं दैट इज टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब इसका मीनिंग क्या होता है तो ये हम लोग समझते हैं। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 के बारे में पता होगा, वहाँ पर एलिमेंट कौन से होते हैं पता है, हीलियम। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके नीचे होता है नियॉन, नियॉन के नीचे होता है आर्गॉन, आर्गॉन के नीचे क्रिप्टॉन एंड क्रिप्टॉन के नीचे क्या होता है, जेनॉन। एटॉमिक नंबर देखिए तो ये है 2, ये है 10, ये है 18।
ये हो जाता है 36 एंड ये हो जाता है 54, राइट। ये ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स हैं। इसके नीचे भी एलिमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और इसे कैसे याद रखना है, इसका निमोनिक अगर हम लोग देखें तो इसका निमोनिक होता है हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रेडॉन गैस, दैट इज RN सिंबल होता है, ठीक है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे याद रखते हैं। देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तब पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है, इसका निमोनिक मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। नाउ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा समझते हैं। चलो हीलियम की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। नियॉन की अगर आप बात करते हैं तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम, देन उसके बाद 2s2 एंड 2p6। आर्गॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे चले तो ये होता है नियॉन, 3s2 3p6 होता है। क्रिप्टॉन की बात करें तो ये होता है आर्गॉन, देन उसके बाद होता है 3d10 4s2 4p6 होता है, राइट। देन जेनॉन की अगर बात करें तो ये होता है क्रिप्टॉन, 4d10 5s2 एंड 5p6। अब हीलियम को छोड़कर अगर आप लोग इन सारे गैसेस की बात करते हैं तो इनके वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। इसके वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। एंड किसी एलिमेंट के वैलेंशियल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, NS2 NP6 आ गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे इनर्ट गैसेस को छोड़कर वो कोई भी स्टेबल नहीं है। जी हाँ, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मानते। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नोबल गैसेस का। ये जो इनर्ट गैसेस है इसे ही हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं, इसे ही हम लोग रेयर गैसेस भी कहते हैं या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, जनरली वो टेंडेंसी नहीं देते। तो जब कोई एलिमेंट इनके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा तो ऐसे केस में उसके पास क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड देयरफॉर एलिमेंट कोशिश करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आजू बाजू में रहने वाले इनर्ट गैस के समान हो जाए ताकि उसमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो यहां पर एक चीज को समझिए, ये जो कंसेप्ट है इसमें आप लोगों को एक चीज पता चली कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टेट। और ये हमें बताने की कोशिश की थी बाय द साइंटिस्ट कोसेल एंड लेविस, दैट इज कोसेल एंड लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम लोग इनके तरफ ध्यान देते हैं तो इन्होंने हमें यह सजेस्ट किया है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब किसी एलिमेंट का एटम, एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एटम के साथ या सेम एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो वो ये कोशिश करेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 आ जाए। एंड उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं उसे, हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। नाउ ऑक्टेट रूल का कहना क्या होगा फिर, ऑक्टेट रूल का कहना ये होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट by the sharing of electron, by the losing of electron और by the gaining of electron। क्या कहना है ऑक्टेट रूल का, कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमिकल बॉन्ड बनते समय जो एटम्स है, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा, 8। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टेट का रूल। हाउएवर इसके ऊपर एक्सेप्शन भी है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखना पसंद करते। वो 2 एलिमेंट रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जिसे हम लोग डुप्लेट रूल भी कहते हैं।
तो डुप्लेट रूल ऐसे एलिमेंट्स के लिए वैलिड होता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्टेट रूल मैक्सिमम केसेस में कॉमन होता है। क्या कहना है ऑक्टेट रूल का, कि जब भी एटम केमिकली बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा या फिर शेयर करना चाहेगा। किस लिए? टू अटेन ऑक्टेट, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेगा, वो 8 लाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उसे क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ऑक्टेट रूल तक का कहना क्लियर है। सो गाइस, अभी हम लोगों ने ऑक्टेट रूल के बारे में समझा और ऑक्टेट रूल का कहना बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। क्या कहता है ऑक्टेट रूल, कि जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो वो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, 8। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसी से गेन कर सकता है या फिर किसी के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया ऑक्टेट रूल के अंदर। इससे एक चीज़ साबित होती है कि सर केमिकल बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के पास अवेलेबल है वो होते हैं क्या? तो नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने हेडिंग भी दे के रखी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे मान लीजिए कि मैं कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना पढ़ा आपने? 6। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ा आपने? 2 और 4। तो इसके पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब दूसरा वाला जो शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 4, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवी स्ट्रक्चर। कैसे? लेवी स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, सपोज करिए कि हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन की बात करें। मतलब ये कि पहले 10 एलिमेंट, तो इन 10 एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। देखिए, इसे यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए, डिपेंड कि आपको किस टाइप से, किस डायरेक्शन से बॉन्ड बनाकर दिखाना है। हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास एक ही शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं या फिर इन दोनों को आप लोग साथ में दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है। लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 3। ना सर, एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 1 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। देन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? 2 और 2। तो ये इसके 2 क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर बोरॉन की बात करें तो क्या बन जाएगा? 2 और 3। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रख सकते हैं। कार्बन की बात करें तो 2 और 4 है, ये 4, बराबर है। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो ये हो जाएगा 2 और 5 का डिस्ट्रीब्यूशन। नाइट्रोजन के वैलेंस में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके जो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन 9 नंबर पे कौन है? फ्लोरीन है। ये क्या है? 2 और 7 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नियॉन की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, बराबर है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 है, जिन्हें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ साबित होती है कि बॉन्ड बनते समय जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? लेवी स्ट्रक्चर के साथ। तो ये जो लेवी स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम लोग लेवी सिंबल कहते हैं,
इस लेविस सिंबल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, जिसे हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। इससे आप लोगों को किसके बारे में पता चलता है, तो हमें पता चलता है अबाउट द ग्रुप वैलेंस, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन वैलेंस। नाउ ग्रुप वैलेंस या फिर कॉमन वैलेंस या फिर वैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, ये हम लोग पता कर सकते हैं उसके लेविस सिंबल को देखकर। एंड ये जो कॉमन वैलेंस होता है या फिर ग्रुप वैलेंस होता है, ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो इट इज नथिंग बट द ग्रुप वैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और ये जो ग्रुप वैलेंस है, दैट ग्रुप वैलेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोग ग्रुप वैलेंस को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि वैलेंस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, देन इसके बाद मैं इनका लेविस सिंबल लिख देता हूँ एंड लेविस सिंबल से आप लोगों को पता चल जाएगा नंबर ऑफ डॉट्स इन लेविस सिंबल, मतलब क्लियर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल जाएगा एंड देयरफॉर हम लोग पता कर सकते हैं उसका वैलेंस। जैसे पहला एलिमेंट देखिए, आपको पता है मैं नाम नहीं लिखूंगा, पूरा सिंबल लिखता हूँ हाइड्रोजन, तो इसका लेविस सिंबल कितना कैसे बन सकता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 1, तो इसका जो वैलेंस है ये होता है 1। ये कब तक लागू होता है, ये लागू होता है 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये लागू होता है 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तक है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, 4 से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। खैर ये कोई फॉर्मूला पता करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें कोई एंट्रेंस में आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है आगे। आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए कि एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, देखिए, तो इसके पास 2 डॉट है तो इसका वैलेंस कितना है, 2 है। देन उसके बाद नंबर 3 पे है लिथियम, इसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया S है, इसका वैलेंस कितना है, 1। सर ये कैसे पता चल रहा है वैलेंस, देखिए लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आपको पता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये कि लिथियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 लिथियम कभी भी आपको ऐसे 1 के से ज़्यादा 2 या 3 ऐसे बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखता। लिथियम हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। देन बेरिलियम का नंबर आता है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, तो डॉट्स इसके कितने हैं, 2 है। एंड देन बोरॉन की बात करें तो बोरॉन को आप लोगों ने लेविस सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करा है, 3 डॉट्स हैं, इसका वैलेंस 3 होता है। हाँ, बोरॉन को देखिए BCl3 ऐसा कंपाउंड अगर बनाता है तो इसके अंदर बोरॉन के कितने बॉन्ड्स बने हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, तो इसका वैलेंस कितना, 4। कार्बन का एक कॉमन एलिमेंट का कार्बन का एक कॉमन कंपाउंड देखा होगा आपने, CH4, देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए, 4, मतलब ये कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, यह फॉर्मूला कैसे, देखिए कार्बन के बाद नंबर किसका आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर इसके वैलेंस शेल में टोटल डॉट्स दिखते हैं 5, तो इसका वैलेंस 5 हुआ क्या, नहीं, इसका वैलेंस 5 नहीं होता क्योंकि वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, वो बनाता है नॉर्मली 3 बॉन्ड। देखिए 8 - 5 वैलेंस कितना आ गया, 3। एग्जाम्पल चेक करें, अमोनिया, देखिए कितने बॉन्ड्स हैं, 3, एंड इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह जाते हैं जिससे आप लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हो या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। देन ऑक्सीजन की बात करें
तो आप लोगों ने ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लेविस सिंबल ऐसा दिया है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। वैलेंस क्या हो जाएगा? 8 - 6 2। ऑक्सीजन मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नहीं, हमेशा उसकी नॉर्मल वैलेंसी कितनी रहेगी? 2। देखिए पानी को 1 और 1 2 होते हैं। देन ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखें तो नंबर आता है फ्लोरीन का, जिसके वैलेंस में कितने डॉट्स होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 अगर डॉट्स है तो इसका वैलेंस कितना? 8 - 7 1 का वैलेंस है। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। देन नंबर 10 पे होता है नियॉन, जिसे आपने कहा है कि ऑक्टेट पूरा है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। तो इसके पास डॉट 8 है एंड वैलेंस 8 - 8 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे हम लोग वैलेंस पता कर सकते हैं फ्रॉम द लेविस सिंबल। ना ये जो लेविस सिंबल हम लोगों ने पढ़े और जो ऑक्टेट पढ़ा, हमें इससे बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलती है। और भी पता कैसे चलती है? तो कुछ पीरियोडिक टेबल से कंसर्न पॉइंट हमें पता चलते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल को आपने देखा होगा। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ होता है। पता है क्या? क्या सर आपने इतना फास्ट बना लिया? आप भी बनाएंगे। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल वाला लेसन पढ़ेंगे आप लोग पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। पता है आप लोगों को कि पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है ना। यहाँ पर होते एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, यहाँ पर होते डी, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, और यहाँ पर कौन है? पी ब्लॉक। नाउ यहाँ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पता चलती है? देखिए यहाँ पर कौन है? नोबल गैसेस जो भी है, यहाँ पर नोबल गैसेस है एंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्रुप नंबर 17 में, उन्हें हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन हो सकते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिखाते समय हम लोग यहाँ दिखाते हैं लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ सेंटर में रखी जाती है। राइट, तो हाइड्रोजन को छोड़कर आपके पास कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या पता चलती है? ये जो नॉलेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सिंबल का, लेविस सिंबल का, इससे एक पता चलता है कि ये जो एलिमेंट्स है दीज आर मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये कैसे है? मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड ग्रुप नंबर 17 के जो हैलोजेंस है दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को सेपरेट कौन करते हैं? ये इनर्ट गैस। क्योंकि देखिए जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हो तो यहाँ पर आओगे और इसके बाद आगे जाना है तो ग्रुप नंबर 1 में आपको जाना पड़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेविस सिंबल के कॉन्सेप्ट से पता चल जाती है। देन अगेन आप लोगों को ये पता चलता है कि जब कोई एलिमेंट निगेटिव आयन बनाता है, निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन का मतलब क्या होता है? एनायन। तो एनायन कब बनता है? तो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। एंड अगर हम लोग पॉजिटिव आयन की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन। तो ये कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये तो हमें पता है, हाँ, कि जब भी कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इट विल फॉर्म कैटायन, एंड अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इट विल फॉर्म एनायन। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये जो कैटायन और एनायन होते हैं ये मोस्टली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं? देखिए इसका एग्जांपल, सपोज करिए कि मैं सोडियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो इससे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, नहीं ले सकता। सर क्या हमें ये पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर क्या हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? हाँ, देखिए कब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी कंडीशन है जब उसके वैलेंस में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्लियर है कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, तो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। कब गेन करेगा? तो सर इसके अपोजिट करेगा, हाँ, जब ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
उसके वैलेंस शेल में जब ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऐसे केस में वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। एंड कब वो शेयर करेगा? तो सर अभी ये दो पॉसिबिलिटी से एक चीज साबित होती है कि 4 से कम है तो देगा, 4 से ज्यादा है तो लेगा। तो शेयरिंग का तो सवाल ही नहीं आता है जब इलेक्ट्रॉन इतने होंगे एग्जैक्टली इक्वल टू द 4। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो ऐसे केस में वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? शेयर कर देता है। तो सोडियम को देखिए, मतलब सर ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे लॉस करेगा। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे? 10। देखिए 2 और 8, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सिमिलरली एनायन फॉर्मेशन देखिए, क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। तो सर इसे ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं देगा। आपके पास कंडीशन आ गई। देखिए ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2, 8, 8। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 18। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि ये जो कैटायन और एनायन बनते हैं दे विल बी कंबाइंड, दे विल बी अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट फोर्स है, अपोजिट चार्ज है, एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा और बनेगा क्या? बॉन्ड। मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप लोग चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए। देखिए इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड। सर आयोनिक बॉन्ड? हाँ, ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड अलग कंडीशन में बनता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेविस के सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन से मिल जाती है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की तरफ। हम लोगों ने कहा है कि बॉन्ड बनता है ना? तो बेसिकली हम लोग बॉन्ड्स को 2 टाइप में डिवाइड करके रखते हैं। कैसा? पहली कैटेगरी जो होती है बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड्स। एंड सेकेंड होते हैं बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कैसे बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स है बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, ये 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप में डिवाइड होते हैं? 4 टाइप में। नाउ ये 4 टाइप में कैसे डिवाइड होते हैं? इसमें पहली जो कैटेगरी होती है उसे आप लोग कहते हो आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड कैटेगरी जो होती है इसे आप लोग कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरी जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इसमें जो चौथी कैटेगरी होती है इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। देखिए क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। नाउ बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम्स है इनके अंदर भी बॉन्डिंग हो सकती है। एंड ये हम लोग बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है वो इनफैक्ट बॉन्ड के समान स्ट्रांग नहीं होता, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉन्डर वॉल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं ना। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को समझ सकते हैं, कुछ टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हमें पता चलता है। देखिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे हम लोग जनरली कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना होगा। सिमिलरली कभी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ,
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जब ये कंबाइन होता है तो ऐसे केस में आप लोगों को जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, दोनों टाइप का बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बन सकता है या फिर कोवैलेंट बन सकता है। एंड जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो ऐसे केस में कंपलसरी बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। राइट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे आगे, इसी लेसन में हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है एंड किस किस कंपाउंड के अंदर ये आप लोगों को मिल सकता है। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ऐसे केस में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो दो एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। ऐसे केस में जो बॉन्ड बन के आता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते समय जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एंड इट विल फॉर्म एनायन। तो कैटायन एंड एनायन ये दोनों जब बनेंगे तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या हो रही है कि व्हेन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज क्वाइट लार्ज देन दे विल अटेन देयर ऑक्टेट बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन or gain of electron and they will form a bond and that bond will be called as electrovalent bond। देखते हैं इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सोडियम क्लोराइड। नाउ सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को देखें तो इसमें सोडियम एंड क्लोरीन है। नाउ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया 281। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। एंड क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 होता है 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 2 8 एंड 7 है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट पूरा कराना है तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा कराना है तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मीन्स सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इन्हें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला जाएगा, क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2 8, जो कि किसके समान होता है, नियॉन के समान होता है। एंड क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में, दैट इज 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। देखिए क्यों, क्योंकि इसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 एंड 2 8 8 ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट, आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लोग देखें तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे।
एंड यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl निगेटिव कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड, और इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो गया? आयोनिक बॉन्ड हो गया। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। नाउ आपके लिए कुछ काम, आपको बताना है पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में, आप लोग बता सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नाउ कैल्शियम क्लोराइड में आप लोगों को पता है कि एक कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है सर। हाँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये ऐसा होता है 2882। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 2 प्रेजेंट है। एंड गाइस, आपको क्लोरीन के बारे में पता ही है, आपने सोडियम क्लोराइड में देखा है कि इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 7 का है, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2 8 एंड 7। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कैल्शियम को अगर अपना ऑक्टेट पूरा कराना है तो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है कैल्शियम, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उसे लूज करना पड़ेगा। चलो मैं ये कहता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम लॉस करेगा वो इस तरीके से क्लोरीन गेन कर सकता है। मैंने ऐसी अरेंजमेंट रखी, देखिए, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 8 एंड 7। कैल्शियम के पास 2 8 8 2 का कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन एटम को देगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को देगा, जिसके कारण कैल्शियम के ऊपर चार्ज हो जाएगा 2+ का। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एर्गॉन। ये एर्गॉन के समान बन गया। एंड क्लोरीन की अगर बात करें तो इस क्लोरीन एंड दूसरे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 8 8 आ गए, जिसका कॉन्फ़िगरेशन किसके समान बन गया? एर्गॉन के समान। देन सेकेंड क्लोरीन भी ऐसा ही हो गया, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी तो वही होगा 288, दैट इज एर्गॉन के समान। अब ये देखिए, ये आयंस है, बराबर है, ये आयंस है एंड इन आयंस के बीच में क्या हो जाएगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसे हम लोग कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट जब करेंगे तो यू कैन से दैट ये कौन सा बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड बन गया। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पर आपके लिए होमवर्क आता है, ट्राई करिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को ट्राई करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ट्राई कर लीजिए। राइट, इतने सारे सफिशिएंट है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स मतलब क्या? तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की अगर हम लोगों को प्रॉपर्टीज देनी है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी मिल सकती है? जरा सोचिए, अगर आप लोग आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो जस्ट इमेजिन, टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज प्रेजेंट इन आवर किचन। सोडियम क्लोराइड या फिर उससे रिलेटेड आयोनिक कंपाउंड जो है, दीज आर जनरली सॉलिड्स, these are generally solids with a high melting point, with high melting point, मतलब इनका melting point कैसा होता है? हायर होता है।
बराबर है। नाउ दीज आर पोलर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर होते हैं, एंड हेंस आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये तो सोलुबिलिटी का एक रूल भी होता है कि सिमिलर क्लास ऑफ द कंपाउंड विल बी डिजॉल्व इन द सिमिलर क्लास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या, पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, कोवैलेंट कंपाउंड है तो कोवैलेंट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा। नाउ अगर हम लोग इन्हें देखें तो इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यू कैन से इंसुलेटर, बट इन अ फ्यूज्ड स्टेट मतलब मोल्टन स्टेट, मोल्टन फॉर्म में, और इन एक्वस सॉल्यूशन they produce ions which are responsible for current flow। देखिए, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इंसुलेटर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें फ्यूज किया या फिर इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करा दिया तो ऐसे केस में दे क्या बन जाते हैं, अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। इनका एक्वस सॉल्यूशन करंट फ्लो करता है। अगर हम लोग देखें तो दे अंडरगोज आयोनिक रिएक्शंस। ये कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं, आयोनिक रिएक्शंस, जो कि बहुत फास्ट होते हैं, एंड जनरली दीज आर हार्डर एंड ब्रिटल। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्टडी अबाउट द आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक बॉन्ड